जुमे की बहुत बहुत मुबारकबाद। और कल की सबसे बड़ी खबरों पे एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले जी, हमने देखा कि 6 बजे के करीब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को पेश किया गया, जिसके बाद कार्रवाई हमारे सामने है। उससे पहले ही अपोजिशन का यानी हुकूमत का जो मौक़िफ़ है वो सामने आने लगा। मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने कहा कि अदालत को सही फ़ैसले देने चाहिए, वरना ये आग उनके घरों तक भी पहुँच सकती है। इस पर रिमार्क करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हमारे घरों तक आग कैसे आएगी, क्या हम इंसाफ नहीं दे रहे बल्कि हम इंसाफ कर रहे हैं, ये उनका मौक़िफ़ था। जैसे ही उनकी इमरान खान से मुलाकात हुई यानी उनको अदालत में पेश किया गया, जो गुफ्तगू है वो सबके सामने है। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये कि उनकी गिरफ़्तारी को अनलॉफुल करार दिया गया यानी गैर कानूनी करार दिया गया और उनकी फ़ौरी रिहाई का भी पहले हमने सुनने में आया कि हुक्म आ रहा था, लेकिन फिर उनको पुलिस लाइन्स के गेस्ट हाउस में रखने का हुक्म दिया गया। 10 से 12 अफराद को वो अपने साथ रख सकते हैं। 3 दफ़ा इस्तदा की गई साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तरफ से कि उनको बनी गाला जो कि सब जेल उसको करार दे दिया जाए और वहाँ मूव करने की इजाज़त दी जाए। लेकिन आज उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 11 बजे पेश होना है, जो कि बड़े फ़ैसला यानी उसके हवाले से हम मुंतज़र हैं। कहा यह भी जा रहा है, बड़ी अहम इसमें पेशरफ्त हुई है। सबसे पहली बात यह कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना था कि जब कोई कमरा अदालत में मौजूद हो या अदालत के अहाते में हो तो इसको तसव्वुर करना चाहिए कि वो लॉ से भाग नहीं रहा, कानून से भाग नहीं रहा, कानून के साथ वो एक तरह से कोऑपरेट कर रहा है और यकीनन एक सरेंडरिंग पोजीशन में है। तो कमरा अदालत से और अदालत के अहाते से किसी की भी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए और इसको एक तरह से अनलॉफुल उन्होंने करार दिया। लेकिन दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब ने फिर एक दफ़ा इंदिया दिया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हो सकती है। उन्होंने क्या कहा, सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं। सहूलतकारी अगर हो तो ऐसी हो, कोई लाडला हो तो ऐसा हो। एक ऐसी उम्दा मिसाल सामने आई है कि अगर कोई हो तो ऐसा हो। सुबह जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उन्हें देख के जो है वो बेपनाह खुशी होगी। वो भी अपनी खुशी हो सकता है वो छुपा लें, उसका इजहार ना करें। अगर चलें तरीक़ाकार गलत भी था तो उस तरीक़ाकार के गलत होने का नोटिस जो है वो जब हाई कोर्ट ने लिया हुआ था उसका इंतज़ार नहीं किया जाना था। इसे हम दोबारा गिरफ़्तार करेंगे। ये कल अगर हाई कोर्ट से ज़मानत ले भी लेगा, हम इसकी ज़मानत कैंसलेशन का इंतज़ार करेंगे, इसे दोबारा गिरफ़्तार करेंगे। दोबारा गिरफ़्तार करेंगे। दूसरी तरफ ये कि इस वक्त बड़ी एक अजीब सी हिजानी कैफियत ये है कि तमाम वफाकी वज़रा इस वक्त एक तरह से सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पे और चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स पे सवाल उठा रहे हैं। कल हमने वज़ीर दिफ़ा जनाब ख्वाजा आसिफ साहब को भी देखा, उन्होंने कहा कि जी साढ़े ही नसीब माठे हैं कि हमें कभी इस तरह की सहूलतकारी नहीं मिली। कई जर्नलिस्ट जो हामी नज़र आते हैं हुकूमत के, उनका भी कहना है कि साबित हुआ है कि इमरान खान साहब सुप्रीम लाडले हैं। इन सब से क्या मतलब निकलता है? क्या अदालत को हम एक तरह से सियासी अपने मफाद के लिए उसको गैर जानिबदार करार देने की कोशिश कर रहे हैं? बड़ा एक अहम सवाल है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अब्दुल्ला हामिद गुल साहब, उनसे पूछते हैं कि उनका क्या तज्ज़िया। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। सब बहुत बहुत शुक्रिया, सुबह बखैर आपको भी। मुझे बताइए कि जिस तरह वफाकी वज़रा इस वक्त इस जजमेंट के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, सहूलतकारी का एक तरह से एक्यूज़ेशन लगा रहे हैं, ये आपके ख्याल में ये मस्बत बात तो नहीं हो सकती? इसको आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कौम 2 धड़ों में तकसीम हो गई है, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है। और जो मौजूदा अभी 9 तारीख का जो वाक़या हुआ, उससे ये लगता है कि रियासती जो इदारे थे, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे वो फ़ौज का हो या दीगर ऐसे रेडियो पाकिस्तान हो, जो भी हो, वो तमाम के तमाम जो है वो भी इस सारी सूरत हाल के ऊपर जो है एक नेचुरली अब एक मजबूर होकर वो एक शायद पार्टी बनते जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट को मेरे ख्याल में फौरी तौर पर अगर कोई एक्शन है, क्योंकि एक बात तो तय हो गई कि अभी हम ये भी देखते हैं कि जब अदालत, क्योंकि अदालत ने ही, हाई कोर्ट ने इस गिरफ्तारी को जायज़ करार दिया था और उन्होंने ये बताया था कि जी ये तरीक़ाकार जो है उसके ऊपर उनका एतराज़ ज़रूर था और सुप्रीम कोर्ट ने भी कल यही बात की कि ये जो तरीक़ाकार है ये गलत है और इस केस को वहीं से शुरू किया जाए। इसी वजह से उन्होंने इजाज़त तो दी कि आपको रिहा कर दिया गया, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने पुलिस लाइन में ही रखा और घर जाने की इस्तदा को मुस्तरद किया
और साथ ही ये भी बोला कि ये केस कल आपको सबसे पहले उठ के वहीं जाना पड़ेगा और वहीं से शुरू करना पड़ेगा जहां से इसका इख्तिताम हुआ था, जहां से आपकी गिरफ्तारी हुई थी। यानी कि आपको जो फिंगरप्रिंट्स हैं, जहां से बायोमेट्रिक का सिस्टम था, वहां से शुरू करना पड़ेगा। अब इसके अंदर बेहतर ये है क्योंकि अदलिया के ऊपर जिस तरह की बातें की गई मिनिस्टरों की जानिब से, और ख़ास तौर पे वफाकी वज़ीर जो मरियम औरंगज़ेब साहिबा हैं, जी। इसका मतलब ये है कि हमने माज़ी में भी ये बातें देखी। जब एक जज साहिबा के मुतल्लिक इमरान साहब ने बात की और फिर वो केस बहुत ऊपर उठा और फिर इवेंचुअली सर उसकी तो माफ़ी तलाफ़ी भी करनी पड़ी, वो तो केस भी बना। लेकिन कल हम देखते हैं कि तमाम ही हुकूमत के जो स्पेशल असिस्टेंट्स हैं, वफाकी वज़रा हैं, उन्होंने तो कोई बात ढकी छुपी भी नहीं रखी, बड़ी खुल्लम खुल्ला उन्होंने बातें की हैं। और मरियम औरंगज़ेब साहिबा के रिमार्क्स पे तो चीफ जस्टिस ने भी उसके ऊपर रिमार्क किया है। क्या कहेंगे आप? जी, सिद्रा साहिबा, मैं यही बात कर रहा था कि ज़ाहिर है एक वक़्त में उन्होंने ज़बान खोली, फिर ये थोड़ी-थोड़ी खुलती जा रही है। यानी कि हर आने वाला दिन जो है वो पहले से ज़्यादा बदतर हो रहा है। यानी कि लोगों की जो ज़बानें हैं, जो उनके इमोशंस हैं, वो अनकंट्रोलेबल हैं। फिर जो हमने देखा पार्लियामान के अंदर जो बातचीत हुई, ये अच्छी बातें नहीं हैं। इसका मतलब है कि हम इदारों को तबाह करते जा रहे हैं। और जो फिर जिन्ना हाउस के वाक़यात हैं वो, और जीएचक्यू के जो वाक़यात हैं, वो भी मेरे ख़्याल में एक अलार्मिंग है और एक बहुत बड़ी बात हो अब्दुल्ला साहब, चुकी है। आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं सिक्योरिटी के मामलात से, जिस तरह मुल्क के इन इंस्टॉलेशंस की हिफाजत की जाती है। आपके सामने ये अजीब सी बात आपको नहीं लगती? हमने लिबर्टी चौक में देखा, लाहौर कैंटोनमेंट के जो मनाज़िर है वो हमारे सामने हैं, वहाँ तो ख़वातीन को, बच्चों को, यहाँ तक कि स्पेशल अफराद को भी स्पेयर नहीं किया जा रहा था, बालों से पकड़ के घसीटा जा रहा था। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक चंद लोगों का टोला इस तरह की हमारी जो इंस्टॉलेशंस हैं उनको तबाह करता है, उसमें घुस जाता है। ये ऑप्टिक्स आवाम समझ नहीं पा रही कि क्या कन्फ्यूजन है, हम क्यों नहीं हिफाजत कर पाए इन जगहों की? जी देखें, एक तो ये तासुर है कि पता नहीं शायद फायर किया नहीं गया या नहीं, मेरे ख्याल में ये एक हिकमत अमली थी और इस हिकमत अमली को अपनाया गया। जीएचक्यू में भी आपने देखा कि जिस तरीके से उन्होंने रोक के रखा, पहला जो गेट था, उसके बाद फिर तकरीबन 2 किलोमीटर की जगह आती है, उसके दरमियान में अफवाज ने बड़े तरीके से उनको प्यार मोहब्बत से मना के भेज दिया। ये हिकमत अमली थी। दे ट्राइड कि ये हो, लेकिन वो जिन्ना हाउस जो लाहौर था, कराची का लाहौर कोर कमांडर हाउस, वहाँ ये कामयाब नहीं हुआ। आवाज़ बढ़ाओ यार। जी, अभी आपको आवाज़ आ रही है? नहीं सर, आपकी आवाज़ बहुत हल्की आ रही है और मज़ीद कम कर दी गई है। अच्छा जी। अच्छा। जी, जिन्ना हाउस का जो मेरे ख्याल में वाक़या है, वो एक अनहोना वाक़या है। लोगों को इसकी ऑप्टिक्स इसलिए नहीं समझ आ रही क्योंकि पुलिस जो थी, वो जब देख रही थी कि शेरपाव ब्रिज के ऊपर जो है वो लोग पहुंच गए हैं और उनका अगला हदफ क्या है, तो टीयर गैसिंग भी नहीं हुई और रबर बुलेट्स भी फायर नहीं हुई। अगर ज़रूरत पड़ती तो, वो कि मैं इसके हक में नहीं हूँ। लेकिन फिर भी ये जो अमल था और इससे फिर लाताल्लुकी का इज़हार किया गया। लेकिन साथ ही साथ ऐसी वीडियो और ऐसी ऑडियो सामने आई हैं जो मैं समझता हूँ जिनका फोरेंसिक करवाना ज़रूरी है ताकि पता चले। अब्दुल्ला साहब, आप समझते हैं कि जो स्टेट ने अपनी रिट को इस्तेमाल करते हुए जो इक़दामात लिए वो कई जगह आउट ऑफ प्रोपोर्शन भी हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद, हिदायत के बावजूद आज तीसरा चौथा दिन होने को आ रहा है, पूरे मुल्क में ब्रॉडबैंड सर्विसेज आपकी मुनक़ता हुई हुई हैं, कई जगह पे गैर मुय्यना मुद्दत तक वो बंद की गई हैं। इससे जितना डिजिटल मार्केटिंग सेटअप है, जितनी हमारी मईशत की और मुख्तलिफ धड़ हैं, IT एक्सपोर्ट्स हैं, लोग जहाँ जहाँ ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल करते हैं, लोग शदीद मुश्किल का शिकार हैं। इमरजेंसीज़ नहीं, इमरजेंसी का अमला जगहों पे नहीं पहुँच पा रहा। एक अजीब हिजानी कैफियत है और इस तरह मीडिया भी यकीनन ब्लैकआउट हुआ है, जिसकी वजह से और अभाम फैल रहा है। बहुत सारी सरगोशियाँ आगे पीछे हो रही हैं। लोग कह रहे हैं कि जी ये जो आपसी तनाज़ा है, जो लोगों का रिएक्शन आया है, प्रोटेस्टर्स की एक बड़ी तादाद बताई जा रही है जो जाबहक हुई है, यानी हुकूमत ने ये ब्लैकआउट क्यों किया हुआ है? आप समझते हैं कि ये इन प्रोपोर्शन है टू द रिएक्शन? जी देखें, हुकूमत ने ब्लैकआउट तब भी किया था जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर हुआ था और आपको पता है 50 के करीब वो लाशें क्लेम करते हैं और उसके बाद जो है वो क्या हुआ था, ब्लैकआउट हुआ था। अभी भी जो हुआ है 1.6 बिलियन का अभी तक इस पे इंटरनेट की सर्विसेज बंदिश की वजह से जो है ये तकरीबन नुकसान हो गया। लेकिन इसके अलावा
अरबों रुपए का जो दूसरा नुकसान हुआ है अब हमने देखा। अब ये रवैये जो नजर आए हैं सिद्रा बीबी, वो आप मुझे बताएं कि क्या ये जमहूरी रवैये थे? क्या ये जो एम्बुलेंस से उतार के लोगों को पेशावर में जिस तरीके से एम्बुलेंस ईथी की जलाया गया, जो कि एक बहुत नामवर नाम है, पूरी दुनिया में अपनी इंसानी खिदमत की वजह से पहचाना जाता है, क्या ये रवैये जमहूरी हैं? क्या इनकी बुनियाद के ऊपर इलेक्शन आप होते हुए देख रही हैं? क्या आप मुझे सर इनका ताल्लुक इलेक्शन से क्यों जोड़ा जा रहा है? अब्दुल्ला साहब, आई विल कम बैक टू यू, लेकिन इस वक्त फिरदौस आशिक अवान साहबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि उनका क्या मौक़िफ़ है इसके ऊपर। अस्सलाम वालेकुम फिरदौस साहब। वालेकुम अस्सलाम। ये जो साहब भी थे, मैंने इनका नाम नहीं सुना, लेकिन मैं ये बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 27 साल की तारीख है जिसमें हम तशद्दुद पे यकीन ही नहीं रखते। हमने 27 साल में कोई गाड़ी नहीं जलाई। ये जो गाड़ियां जलाने वाले हैं वो तहरीक इंसाफ के बहरूप के अंदर कर रहे हैं ये काम। हमारे लीडर ने हमारे माजी में कभी ऐसा कोई काम नहीं किया गया जिधर हमने पत्ते भी तोड़ने की बात की हो। फिरदौस साहब, लेकिन कल मैं सुन रही थी सर, कल मैं वफाकी वज़रा की स्टेटमेंट्स को सुन रही थी, वो तो आपके ऊपर एक पैटर्न का एक्यूजेशन लगा रहे हैं कि उन्होंने कहा जी 2014 में भी जब धरना दिया गया तो पीटीवी की इमारत पे हमला हुआ, वो तो कहते हैं जी पैटर्न है ये, और मेरे ख्याल में इस तरह का तासुर दिया जा रहा है कि कोई दहशतगर्द जमात है जिसका कलअदम होना ज़रूरी है, और तमाम PDM के लोगों का ऑलमोस्ट इसी तरह के बयान सामने आ रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? ये एक नैरेटिव बिल्डिंग है जो TMLN ने उस वक्त भी की थी, आज भी कर रही है, 2014 के बाद से भी। अगर हमें कुछ करना हो इस किस्म की, तो अभी रमजान में लाहौर कितने लोग जमा हुए, उस वक्त लेके चलते था लोग, अवाम भी थे, चार्ज भी किया जा सकता, तकरीर के जरिए जोश भी दिलाया जा सकता था और कुछ किया जा सकता। नहीं, हम नहीं समझते ये हमारे मुल्क के लिए अहम चीज है। हमारे मुल्क के लिए सबसे अहम चीज अमन है। हमारे मुल्क के लिए सबसे अच्छी चीज जो है वो शऊर देना। हमने अपने मुल्क को इसको लाना है कि प्रोटेस्ट करने के तरीके हैं, बगैर जलाओ घिराओ के प्रोटेस्ट करो, तादाद के जरिए प्रोटेस्ट करो, प्ले कार्ड्स के जरिए प्रोटेस्ट करो, अपनी आवाज के जरिए प्रोटेस्ट करो। और इसके ये दुश्मन के मजलूम अजाइम है, यह PTI नहीं है। मैं अपने तमाम वर्कर्स को आपके तवज्जुह से कि हमारी भी कम्युनिकेशन जैसे आप कह रही थी खराब होगी जी, ये PTI नहीं है। जो आदमी कहता है ये PTI, तो 27 साल में बताओ PTI ने कितनी दफा ये काम किया। सही। अच्छा फिरदौस साहब, कल से एक और ऑडियो लीक गर्दिश कर रही है इमरान खान साहब की और मुसरत साहिबा की जो उसके अंदर कॉन्वर्जेशन है वो उसको उठाया जा रहा है, वो डेटेड है, उसका फोरेंसिक हुआ है, कुछ डिटेल्स आपके पास मौजूद हैं? जी मेरे पास नहीं है, लेकिन देखिए मुझे नहीं पता, आप मुझे बता दें कंटेंट क्या था। तो सर मुसरत चीमा साहिबा के बारे में कहा जा रहा है, क्या उनके बारे में आपके पास इतलात हैं कि वो उनको हिरासत में लिया हुआ है, वो अरेस्ट हुई हुई हैं इस वक्त, या क्या उनके बारे में कोई अपडेट्स नहीं हमारे पास? अभी जो लेटेस्ट न्यूज आई है इससे कि बड़ी रियली में कनेक्शन मिलता है केबल वगैरह का, हमें भी एंड वी आर ऑन द मूव, कि यास्मीन राशिद और शीरीन मजारी को अरेस्ट किया। मुसरत चीमा का मेरे पास नाम अभी तक नहीं आया। ठीक है जी। अब्दुल्ला साहब, आप क्या कहेंगे, ये जो आपने खुद कहा कि ऑडियो लीक्स का फोरेंसिक होना ज़रूरी है, ये नई ऑडियो है, पुरानी ऑडियो है, आज़म सवाती साहब के केस से रिलेटेड कोई गुफ्तगू हो रही थी, आप इसको कैसे देख रहे हैं इस ऑडियो लीक को? देखें, ये बहुत अहम बातें हैं। जितना भी अभी इन्होंने बोला कि हमने पुरतशद्दुद नहीं किया, लेकिन आज तो आपको पता है डिजिटल मीडिया है, सोशल मीडिया है। 25 मई को इस्लामाबाद में क्या हुआ वो भी आपके सामने है, पूरा जल गया, सब कुछ हो गया। जो ज़मान पार्क में पेट्रोल बम पुलिस के ऊपर फेंके गए, मैं इस डिबेट में नहीं पढ़ना चाह रहा, लेकिन मैं जो बात करना चाहता हूँ वो ये है कि यास्मीन राशिद साहिबा की कोर कमांडर के हवाले से जो उनके घर के ऊपर जाने की वीडियो मौजूद है, इसी तरीके से दीगर इम्तियाज़ साहब की वीडियो है, वो ऑडियो है, इसी तरीके से इबाद फारूक की ऑडियो है, और फिर अभी मुसरत चीमा की ऑडियो जो है, फोरेंसिक करवा लेना। अगर मेरे ख्याल में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो रोज़ाना ही जाती है PTI, तो फिर क्यों नहीं फोरेंसिक के लिए दरख्वास्त देते, क्योंकि इससे ये तासुर ज़ायल हो जाएगा
और ये बहुत अच्छी बात होगी कि पता चल जाएगा कि ये कोई इसके पीछे कोई और वजह है। लेकिन अभी तक जो सोशल मीडिया अकाउंट सामने देखने में आ रहे हैं, जो लोगों के बाकायदा, जिनको मैं जाती तौर पे जानता हूं कि वो पीटीआई मेंबर हैं, और वो जिस तरीके से कोर कमांडर हाउस में घुसे हैं, या मैं क्योंकि रावलपिंडी का रिहायशी हूं, मुझे मालूम है कि जो जीएचक्यू में जो लोग गए हैं, जिनकी तस्वीरें हम देख रहे हैं, वो पीटीआई के बाकायदा मेंबर हैं। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो फिर वही बात आ जाती है, रिकॉर्ड से चेक हो जाएगा। ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस वक्त दो तरह के मनाजिर हमारे सामने आ रहे हैं। एक वो जो आपने खुद कहा कि इन तनसीबात के ऊपर लोगों का हल्ला बोल देना, वहाँ पे तोड़ फोड़ करना, और दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि जो चंद मुजाहिरीन अगर मौजूद हैं और वो कह रहे हैं कि जी हम पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए आए, जिसमें ख़वातीन शामिल हैं, बच्चे शामिल हैं, स्पेशल अफराद शामिल हैं, उनके ऊपर पुरतशद्दुद अंदाज में उनको रोके जाना, उन पर डंडे बरसाए जाना, ये दोनों ही ऑप्टिक्स सामने आ रहे हैं। एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड कि इनकी फोरेंसिक्स होना किस तरह ज़रूरी है। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप दोनों से मेरा ये सवाल होगा कि 14 मई की तारीख सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दी। आइन के शक के मुताबिक 14 मई को और अदालत के फ़ैसले के मुताबिक इलेक्शंस होने हैं। जो माहौल, जो सूरत हाल हमारे सामने है, वो एवरीबडी इज़ अ विटनेस टू इट। 14 को इलेक्शंस नहीं होते, उसके बाद आगे क्या होगा? क्योंकि इस मौजूदा फ़िज़ा में तो मुझे नहीं लगता कि कोई मुज़ाकरात भी आपस में हो रहे हैं, कोई गुफ्तगू हो रही है, एक दूसरे पर सिर्फ इल्ज़ाम तराशी, एक दूसरे को सिर्फ बुरा भला कहा जा रहा है। तो अब आगे क्या होगा? अब्दुल्ला साहब, पहले मैं चाहूंगी कि आप इस पे कमेंट करें। और उनके अंगारों के ऊपर मुझे इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहे फिलहाल तो। 14 मई तो भूल ही जाएं, और इसके बाद अक्टूबर में भी मैं तो जो अभी हालात बन रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से हुकूमत की एक कोशिश है, जो कि मेरा ख्याल है कि उसके ऊपर रिव्यू करना चाहिए, लेकिन उस कोशिश के अंदर वो तो जा रहे हैं कलदम की तरफ, और उन्होंने मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन को इसके ऊपर एक तहरीर कर भी दिया हुआ है। दूसरी तरफ जो मामला है वो है पीडीएम की नाकामी का, जो कि बुरी तरीके से नाकाम हो चुकी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को भी मेंटेन करने में नाकाम हुई। उन्होंने जो है कोई प्रॉपर तरीके से किसी चीज को जो है, और इकोनॉमी का तो हाल ही मत पूछें। इसलिए जो मैं एक बात जरूर करना चाहूंगा, रेडियो पाकिस्तान का जो वाकया, जो पीटीवी का जिसका जिक्र अभी आपने किया, पीटीवी की जब इमारत के ऊपर हमला हुआ, जब धरने के दिनों में, तो उसके बाद पीटीआई की हुकूमत आई थी। क्या उन्होंने इंक्वायरी करवा के अपने आप को क्लियर करवाया? क्यों नहीं करवाया? इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व थे। नहीं सर, ये बहुत ओवर सिंप्लीफाइड जजमेंट हो जाएगी अब्दुल्ला साहब, वरना तो मॉडल टाउन का किस्सा भी हमारे सामने, 11 लोग उसमें शहीद हुए। अभी हमारे पास साल भर की बीटीएम की हुकूमत है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कराता, कोई अपने आप को क्लियर नहीं करता। बिल्कुल सही कह रहा हूं कि उसको होना चाहिए, क्योंकि जो गलत है उसको, टू wrongs cannot make one right. This is what I am saying. नहीं, you're absolutely right, but there are so many things when it comes to it ना। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत है, उसके बाद 5 साल की हुकूमत जरदारी साहब की रही, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रही। वी एज अ नेशन टेंड टू फॉरगेट एंड मूव फॉरवर्ड। लेकिन फिरदौस साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी, मुझे बताएं 14 मई को अगर इलेक्शंस नहीं होते, मौजूदा हुकूमती सेटअप अगर सुप्रीम कोर्ट की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करता, उनकी हिदायत को नहीं फॉलो करता, तो फिर क्या पॉसिबिलिटी है लोगों के नाअहल होने की, या उनको इसको किस तरह सुना जाएगा, किस तरह आगे मामलात बढ़ेंगे? One diversion and then I'll answer your question. पहली चीज, एज अ नेशन ये जरूरी है कि हमें ये हमारी जो प्राइवेसी है, इसकी जो वायलेशन हो रही है, इसके साथ जो बलात्कार हो रहा है, ये ऑडियो एंड वीडियो लीक्स कौन कर रहा है? पहले तो ये इन्वेस्टिगेशन करें ना, क्या ये आइन के अंदर या ये मेरी फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन नहीं है? और हमें इसकी कोई परेशानी नहीं है। देखिए, हर आदमी की अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ प्राइवेसी जरूर होती है। अब गुफ्तगू पब्लिक के लिए नहीं होती। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि कोर कमांडर के सामने घर जाना है, डजंट मीन कि मैं ये कह रहा हूं कोर कमांडर के घर को जलाना है। मुझे वहां प्रोटेस्ट करनी है, मैं करना चाहता हूं वहां प्रोटेस्ट। क्या कोर कमांडर के घर के अंदर कोई प्रोटेक्शन नहीं है कि इतने आराम से घुसते चले जाए लोग जी? कि कैंटोनमेंट में, लाहौर कैंटोनमेंट में हम सब जाते हैं, फोर्ट्रेस स्टेडियम से पहले जो है ब्लॉकेड है जी, और उसके 1.5 किलोमीटर बाद जो है कोर कमांडर का घर है, और टैंक डिवीजन उससे आधे किलोमीटर। सही, आप सही फरमा रहे हैं। मुझे ये बताइए कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट की बात आ जाती है जी, मेरे सवाल की। अब आपके सवाल का जवाब देखिए, मेरे लिहाज से तो चीफ जस्टिस साहब ने फैसला बहुत पहले दे चुके हैं कि 90 दिन के इलेक्शन कराना आइन का तकाजा है, जरूरत है, आइन ने लिखा है। अब जिसने भी ये नहीं कराया उसने आइन की खिलाफ वर्जी की,
और आइन की खिलाफ वर्जी करना एब्रोगेशन अबेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है आइन का, और उसकी सजा का तयन क्या होगा वो सुप्रीम कोर्ट कहेगा, वो डिफाइंड नहीं है आइन के अंदर। इट कैन गो अप टू डेथ एंड इट कैन बी अ 1 मिनट स्टैंडिंग एंड डिसमिसल ऑफ अ गवर्नमेंट। सही। इसके बीच में प्राइम मिनिस्टर, सॉरी गवर्नमेंट तो नहीं, प्राइम मिनिस्टर। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, और ये देखना है कि इसको मैं ये समझता हूँ कि इन्हीं ने जो है आवाम को फिर बेवकूफ बनाने के लिए किन 42 मेंबर से साइन कराए, वो जो रिजर्व सीट्स में। सही। फिरदौस साहब, मैं आखिरी सवाल के लिए अब्दुल्ला साहब की तरफ जाना चाहूँगी। अब्दुल्ला साहब, कल मरियम नवाज साहिबा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को स्टेप डाउन करने के लिए भी कहा है, ये आज के अखबारात की शह सुर्खी भी है। इसको कैसे देखते हैं आप? और ये मामला, जैसे आपने ख़ुद कहा कि अदालत को और इदारों को अगर हम इस तरह डिसमेंटल करेंगे, उनकी तहज़ीक करेंगे, हाउ विल वी मूव फॉरवर्ड एज ए नेशन? और ये रियासत गलती कर रही है। आई मीन, आप इसको कैसे देख रहे हैं? मेरा ख्याल है ये गैर जिम्मेदाराना उनका रवैया है और बयान है। मैं इसको बहुत स्ट्रांगली कंडेम करता हूँ, क्योंकि मुझे सुप्रीम कोर्ट हमला केस पूरी तरीके से याद है, जब शहबाज उर्फ गोशी जो थे उन्होंने बाकायदा लोगों के साथ मिल के वहाँ तोड़ फोड़ की थी। कोई ये दूर की बात नहीं है, लेकिन साथ ही मैं ये भी जरूर कहूँगा कि देखें, एक ऐसी जगह के ऊपर आ गए, सुप्रीम कोर्ट को भी चाहिए कि क्योंकि मुल्क के सेंसिटिविटी इतनी हो गई है और इतनी दोनों तरफ जो है वो एक जो रवैये हैं उनमें सख्ती आ गई है कि अब वो मेरे ख्याल में दुश्मनी के ऊपर। बिल्कुल सही। अब्दुल्ला साहब, फिरदौस साहब, अब हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ लाइन पे इस वक्त मौजूद हैं हामिद खान साहब, जो कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की वकला की टीम में शामिल हैं। अस्सलाम वालेकुम हामिद साहब। हामिद साहब, कल के जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स हैं उस पर बहुत गुफ्तगू हो रही है। वफाकी वज़रा ने उसको तनकीद का भी निशाना बनाया है कि आपसे मिलकर खुशी हुई, अदालत हुक्म देती है, दावत नहीं देती। क्या कहना चाहेंगे इन मामलात पे? देखिए, मेरे ख्याल में उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया है, ऐसी नहीं थी। बहरहाल अगर कोई पोलाइट रिमार्क्स उन्होंने पास किए हैं जजेस ने, तो इसको कोई इशू तो बनाना नहीं चाहिए। मैं समझता हूँ बिल्कुल गैर जरूरी इस पर बहस हो रही है। तो सर, इसमें कई सहाफ़ियों का भी ये मौक़िफ़ है और पोर्ट्रे ये किया जा रहा है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब फेवरेट हैं किसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के। आप इस तनकीद को कैसे देखते हैं? मैं नहीं समझता ये बात दुरुस्त है, ऐसी कोई बात नहीं है। बहरहाल एक नेशनल लीडर हैं, अदालतों में पेश होते हैं, तो उनसे अगर जजेस पोलाइटली बात करते हैं तो उसमें क्या हर्ज है। फिर दूसरा, उसमें खास तौर पे उन्होंने एम्फसाइज ये किया था कि आप लोगों को पैगाम दें ताकि ये जो मुल्क के अंदर डिस्टर्बेंस हुई है 2-3 दिन, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि मुझे तो 2 दिन से कुछ पता नहीं है, मुझे कुछ बताया ही नहीं गया क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो इसलिए जजेस की ये कोशिश थी कि ये मामला को ठंडा किया जाए। और हामिद साहब, एक और तनकीद जो सामने आ रही है, बार बार ये कहा जा रहा है कि अगर ओवरऑल सिनेरियो को हम देखते हैं तो अब फिशरी बनाए जा रहे हैं। नैब कानून की जो रद्दोबदल आई है उसमें कहा जा रहा है कि सबसे पहले बेनिफिशरी तो इमरान खान साहब खुद हैं। ये कहना है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का अपने खिताब में कि देखिए जी, जो तनकीद की जाती थी कि नैब के कानून में तरमीम की जा रही है, उस तरमीम की ही सबसे बड़ी बेनिफिट जो मिल रही है वो खान साहब को मिल रही है। ये तासुर किस हद तक दुरुस्त है? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ तासुर पूरी तरह दुरुस्त है। बात यह है कि कुछ तो चीज़ें ऐसी थी नैब कानून में जो कि दुरुस्त होने की ज़रूरत थी, जो कि तरामीम ला के उनको दुरुस्त किया गया है। 2 किस्म की तरामीम है, कुछ ऐसी हैं जो कि आईनी और कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं है, जिनको चैलेंज किया गया है। लेकिन कुछ ऐसी हैं जो कि बेहतर हैं, जैसे रिमांड का सिलसिला है। तालिबान इसकी तरफ ही वज़ीर आज़म का कोई इशारा होगा। ठीक है जी। वहाँ पहले 90 दिन का रिमांड होता था, वो कम करके आम रिमांड की तरह 14 दिन का रिमांड किया। ये हमारा बहुत अच्छे का मुतालबा था और ना ही इस किस्म की तरमीम को हमने चैलेंज किया। बिल्कुल सही। हमने उन तरमीम को जो बेहतर थी, जो कि शहरी आज़ादियों के हवाले से अच्छी समझी गई, उनको नहीं चैलेंज किया। सर, वो जो कि
मंफी किस्म की बिल्कुल सही। थी हामिद साहब, जिसका एक आखिरी मकसद- सवाल करना चाहूँगी। आज 11 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहा जा रहा है कि कार्रवाई वहीं से शुरू होगी जहाँ से ये सिलसिला रुका था, गिरफ्तारी अमल में आई थी। किस तरह देख रहे हैं और 11 बजे किस तरह ये सुनवाई आगे बढ़ेगी, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? देखिए, उसमें बुनियादी तौर पर तो केस है बेल बिफोर अरेस्ट का, और एप्लीकेशन भी यही है बेल बिफोर अरेस्ट की, क्योंकि उस वक्त वो जो बायोमेट्रिक्स हो रही थी वो इसी एप्लीकेशन के हवाले से हो रही थी, जो कि अल कादर ट्रस्ट वाला जो मामला खिलाफ बनाया गया ना, उस हवाले से उनकी बेल बिफोर अरेस्ट की दरखास्त नहीं जा रही। बिल्कुल सही, बहुत बहुत तो वही शुक्रिया तो है। हामिद साहब। बेल बिफोर अरेस्ट का ही मामला आगे बढ़ेगा। फिरदौस साहब, आखिरी सवाल, जैसे कि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा, अच्छा फिरदौस साहब हमारे साथ अब मौजूद नहीं है, अब्दुल्ला साहब, अगर जैसे राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि प्रॉबेबली दोबारा गिरफ्तारी अमल में आ सकती है, तो ये जो सारे टेम्परेचर्स को मैनेज किया गया है, प्रोटेस्टर्स को थोड़ा ठंडा किया गया है, मुल्क को संभालने की बात की जा रही है, आप समझते हैं कि फिर मामला गड़बड़ की तरफ बढ़ेंगे अगर दोबारा गिरफ्तारी अमल में आती है, और आप समझते हैं कि ऐसा हो सकता है? बिल्कुल ऐसा हो सकता है जी, और ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन मुझे ये नजर आ रहा है कि हमें अभी चूज करना पड़ेगा सियासत को या रियासत को। इसलिए जरूरी है, जो मैं सबसे अहम बात करना चाह रहा था, कि एक फुल कोर्ट जो है वो बना दिया जाए, बेहतर है। इससे ये होगा कि दोनों तरफ के, देखिए ना, फुल कोर्ट अभी एक रात को रात या दिन को दिन ही कहेगा ना, वो ये तो नहीं कह सकता कि दिन को रात कह दे। इसलिए फुल कोर्ट की जो इस्तदा है, उससे ये होगा कि पूरे पाकिस्तान में तमाम इदारों में तमाम स्टेक होल्डर जो हैं उनके अंदर एक जो है वो आसानी पैदा हो जाएगी। इसलिए बेहतर ये है कि एक वाहिद हल जो फिलहाल मुझे नजर आ रहा है वो ये है, वरना यकीन मानिए कि बहुत हालात खराबी की तरफ जा रहे हैं। सर, लेकिन डिफेंसिव पे नहीं डाल रहे हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को? एक तरह से कल भी देखें, मैं ये तनकीद सुन रही थी वुज़रा ये ना बहुत सारे हमारे वफाकी वुज़रा की, कि जी पहले नैब से या जो भी इदारा है जिसने गिरफ्तारी अमल में लेके आए हैं उससे पूछना चाहिए था कि गिरफ्तारी क्यों हुई। अगर मुतमईन ना कर पाते तब इमरान खान साहब को तलब किया जाता। आर वी नॉट ट्राइंग टू डिक्टेट द सुप्रीम कोर्ट? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का मसला यह है कि उसके अंदर से भी जो जजों की मुख्तलिफ जो आरा है वो सामने आ चुकी है। वो ऐसी बात नहीं है कि किसी को पता नहीं है। अभी जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने भी ये तो नहीं कहा कि केस गलत है, उन्होंने ये कहा कि तरीकाकार गिरफ्तारी का गलत है। उन्होंने केस की गलती पे बात नहीं की। इसलिए ये देखना, एक अदालत कह रही है गिरफ्तारी ठीक है, दूसरी अदालत कहती है गिरफ्तारी गलत है। अभी सुओ मोटो के ऊपर ही देख लें कि इतना बड़ा वाकया GHQ का हुआ, जिन्ना हाउस का हुआ, क्या सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लिया? क्या इसी तरीके से जो लाहौर का हाई कोर्ट है उसने सुओ मोटो लिया? क्या पेशावर के अंदर जो अभी रेडियो पाकिस्तान, जो कि आपके हमारे टैक्स मनी से बना हुआ है, क्या उसको सुओ मोटो लिया? तो ये वो तमाम बातें हैं। देखिए ना, मुल्क अगर इंतशार की तरफ जा रहा है तो बेहतर ये है कि हम सुप्रीम कोर्ट को डिक्टेट नहीं कर रहे, बल्कि इस्तदा कर रहे हैं कि एक फुल कोर्ट बना के, ताकि सब स्टेक होल्डर जो है वो ठंडे हो जाए। पॉइंट वेल टेकन अब्दुल्ला साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत नाजुक सूरत हाल है, कशीदगी बढ़ती भी नज़र आती है, जैसे आपने खुद कहा कि पूरे माशरे में एक डाइकोटमी और पोलराइजेशन है, और ये रवैयों में जो शिद्दत है वो मामलात को हल करने के बजाय मज़ीद पारे को बढ़ा रही है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। वी होप दैट बेटर सेंस प्रिवेल्स।